दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉकेट पोस्ट। मैं हूं शिवम गौर। उत्तर भारत में इस समय मौसम जिस तेज़ी से करवट ले रहा है उससे ज़्यादा दुगनी तेज़ी से शायद भारतीय राजनीति में इस समय उलट पुलट हो रही है। उत्तर प्रदेश में, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य विवाद से लेकर यूजीसी विवाद, यहाँ तक कि कुछ राष्ट्रवादी मुद्दे भी उठे हैं जिनको लेकर खासा इतने जाड़े में भी गर्मी का माहौल बना हुआ है। आज हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील श्री ध्रुव जी हमारे साथ हैं। हम इन्हीं सब मुद्दों पर कुछ क्लियरिटी देखेंगे, कुछ तस्वीर को साफ करने की कोशिश करेंगे। एक एक कर हम सभी मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं शंकराचार्य विवाद। नमस्कार सर। नमस्ते, कैसे हैं आप? आपके बिल्कुल सर। ऑडियंस को सबको मेरा नमस्कार जी। 26 जनवरी अभी रिपब्लिक डे गया, उसका भी शुभकामना, बधाई जी आपको भी सर। इस समय सर उत्तर प्रदेश में खास तौर से शंकराचार्य विवाद ने काफ़ी गर्मी पैदा कर रखी है, जिसे कहेंगे राजनीतिक माहौल जो है पूरी तरह परिवर्तित हो चुका है। आपका क्या कहना, क्या मानना, क्या सोचना है इस पर? ये क्या है, क्या पूरा विवाद? देखिए, आदरणीय शंकराचार्य जी जो अपने को कह रहे हैं वो बेसिकली अपने गुरु स्वरूपानंद जी के द्वारा जो है ज्योतिष पीठ के में वो उनको आशीर्वाद अपने गुरु के द्वारा मिला है। लेकिन जो बाकी जो प्रक्रिया होती है, जो रिचुअल्स होता है, समझे, वो रिचुअल्स जो है वो नहीं हो पाया। उनका कहना है कि हो गया था, लेकिन जब उनको सबूत दिखाने के लिए कहा गया, कोर्ट ने कहा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है दिखाएंगे, लेकिन फाइनली नहीं हुआ। तो ऑनरेबल कोर्ट ने जो है, एपेक्स कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो है 2022 अक्टूबर में उसको स्टेटस को कर दिया। एक स्टेटस कोर्ट का ऑर्डर दिया कि यथा स्थिति में सारी प्रक्रिया बनी रहेगी, समझे। और लेकिन उसके बाद जो है इनके जो अपोजिट पार्टी जो हैं वो आए और बोले कि जो है वो अपने को शंकराचार्य लिख भी रहे हैं, शंकराचार्य के सारे रीति रिवाजों को भी फॉलो कर रहे हैं और आपके आदेश का जो है पालन नहीं हो रहा है। तब जाकर जो है और वो पट्टाभिषेक की भी तैयारी कर रहे हैं। तो इस स्थिति में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक ऑर्डर पास किया कि जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी के पट्टाभिषेक पर रोक लगाई जाती है। तो यहाँ दो ऑर्डर आ गया। एक ऑर्डर था स्टेटस को का, कि जो वहाँ जो ज्योतिष पीठ है, तो ज्योतिष पीठ के यथा स्थिति बनी रहेगी, इसमें अभी किसी को कोई पदभार जो है नहीं दिया जाएगा, कंफर्म नहीं किया जाता। बाद में पट्टाभिषेक जब उन्होंने कराने की कोशिश की तो उसमें फिर एक ऑर्डर ऑनरेबल कोर्ट ने दिया कि नहीं, पट्टाभिषेक पर रोक तब तक लगी रहेगी जब तक जो है आपके विपक्षी के द्वारा जो है एक सिविल सूट जो यहाँ डाला गया है, सिविल रिट जो है, तो सिविल रिट पर सुनवाई फाइनल नहीं हो जाती तब तक उस पर पट्टाभिषेक पर भी रोक लगी रहेगी। ये बात है। सर, एक सवाल इसी से निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग होने के बावजूद अगर कोई खुद को शंकराचार्य बार बार किसी मंच से, कहीं से, अलग अलग जगह से कहलवा रहा है, तो ये कोर्ट की अवमानना यानी कंटेम्प्ट नहीं माना जाता क्या? नहीं, देखिए, इसमें एक बात, टेक्निकल बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं ऑर्डर किया है कि आप शंकराचार्य शब्द लिख नहीं सकते या वो ऐसा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पट्टाभिषेक जो पूरी प्रक्रिया थी, जो फॉलो अप था, रिचुअल्स था, उसको आगे आप अभी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो ये तो स्व विवेक की बात है कि भाई जब आपका पूरी प्रक्रिया जो पट्टाभिषेक का नहीं कंप्लीट हुआ, उसके बाद पट्टाभिषेक कंप्लीट होने के बाद जो है उसके बाद काशी विद्वत परिषद की बात होती है। तो काशी विद्वत परिषद में भी जो है वहाँ पर जितने भी वेद पुराण शास्त्र हैं उस पर जो है डिस्कशन डिबेट होता है वहाँ पर। उसके बाद फाइनल जो है काशी विद्वत परिषद के द्वारा जो एक अनाउंसमेंट किया जाता है, एक सर्टिफिकेशन किया जाता है, तब जाकर जो है ये सारी प्रक्रिया पूरी होती है। तो ये दो प्रक्रिया अभी भी बाकी है। एक ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा जो रोक दिया गया है, पट्टाभिषेक नहीं हो सकता। दूसरा जो है उसके पट्टाभिषेक के बाद फिर से जो है काशी विद्वत परिषद के सामने उनको जाकर जो है वो सारी बातों को, वेद पुराण का जो एक रिचुअल्स होता है
है, सारी जो सिस्टम्स होते हैं उस पर उनको क्लैरिफिकेशन देना होगा, बहस देना होगा। सर ऐसे धार्मिक मामलों में कोर्ट जो है किस बेसिस पे मतलब फैसला करता है, जैसे आस्था, परंपरा, दस्तावेज, तो इस तरीके में मतलब कौन से एक स्टैंडर्ड स्केल को लेके चलता है कि देखिए इसमें तो सबसे बड़ी बात है जो एक गुरु शिष्य परंपरा है, तो गुरु शिष्य परंपरा जो है वो लीगेसी और लीनिएज काम करता है, समझे ना। तो इनके जो हुआ क्या कि इनका जो एक गुरु शिष्य परंपरा है, इनके गुरु स्वरूपानंद जी महाराज थे, तो उन्होंने तो इनको दे दिया ब्लेसिंग से, ठीक है, और इनके नाम से एक विल भी बना दिया, हाँ, कि हमारे बाद जो है आप रहोगे। विल की कॉपी भी इनके पास है, समझे ना। लेकिन वो जो पूरी जो प्रक्रिया जो रुक इसलिए गई, क्वेश्चन मार्क इसलिए पड़ गया कि यहाँ जो ऑनरेबल कोर्ट में जो सिविल मैटर जो पेंडिंग है इसी इशू पर उनके विपक्षी के द्वारा, वो उस पर जो है एक जो है स्टेटस को लग गया है, स्टेटस को वहाँ के इशू पर भी लग गया। और यहाँ से ये कहा गया कि जब तक सिविल सूट फाइनल नहीं हो जाता, मतलब सिविल जो रिट यहाँ पेंडिंग है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, तो जब तक वो फाइनल डिसाइड नहीं हो जाता है तब तक आप जो है मतलब एक जो कंफर्म्ड रूप से जो हाँ आप शंकराचार्य, आपको गुरु दिया, आपको विल हो गया, तो आपका सारा चीज़ आप ही करेंगे, ऐसा नहीं है। उनको इसके लिए इनको वेट करना चाहिए था इस बात। इसमें सर एक चीज़ और है कि जो माघ मेला का जो वो उनका कमेटी है, मैनेजमेंट कमेटी, उनका भी एक सीधा सवाल है कि पहले आप अपने शंकराचार्य होने का सबूत दीजिए। हालांकि अभी जैसा मैंने आपसे सवाल करा, आपने कहा कि नहीं, ऐसी कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है, तो क्या इस समय यूपी प्रशासन के सवाल या उनका स्टैंड ठीक है या गलत है आपके नज़रिए से? देखिए यूपी प्रशासन का दो नोटिस इशू हुआ है। एक नोटिस इशू हुआ है कि आप जो है अपने शंकराचार्य का सबूत दीजिए। दूसरा नोटिस इशू हुआ है कि गेट नंबर 2 जो इमरजेंसी गेट था, जो कहीं भगदड़ मच गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, तो उस गेट को यूज किया जाता। तो उस गेट को इन्होंने और इनके जो बटुक थे, इनके जो चेले थे, इन्होंने आदेश दिया, सब तोड़ ताड़ कर उसमें घुस गए और उसी गेट से इन्होंने एंट्री की पालकी के साथ। तो वो बिल्कुल जो है एक क्रिमिनल एक्ट हो गया कि आप अपने को लॉ से और जो एक सिविल मैनेजमेंट है उससे ऊपर समझते हैं, समझे। भले ही शंकराचार्य हो या ना हो, दैट इज़ अनदर इशू, समझे ना। लेकिन आप यू कैन नॉट क्लेम योर सेल्फ एबव द लॉ, ठीक है। कोई भी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो कि राष्ट्रपति हो, हम हैं, आप हैं, भाई साहब हैं, या इवन द जजेज ऑफ दिस कोर्ट, सब जो है विद इन द फ्रेम ऑफ लॉ ही चलना होगा। अगर आप संविधान में अगर नहीं चल रहे हैं तो इसका मतलब आप जो है इस देश की संविधान और विचारधारा को नहीं मानते हैं। ये पूरा मामला सर राजनीतिक रंग भी ले चुका है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि इस बात को बिकॉज खुद वो अपने हरकतों के कारण ये बात खुद बार बार जो है, जिस तरह से वो अखिलेश यादव जी का नाम ले रहे हैं, तो कभी कांग्रेस पार्टी के लोगों का नाम ले रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तो कभी उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और इस तरह की बयानबाजी। देखिए कोई भी अगर वो अपने को शंकराचार्य समझते हैं या हैं, समझे ना, तो इस तरह की चीप बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उनको गरिमा में रहना चाहिए, तभी उनकी जो है शंकराचार्य की वैल्यू रहती। लेकिन ये बियॉन्ड द लिमिटेशन डाकर इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिसके कारण उनकी खुद की गरिमा जो है, छवि जो है खराब हो रही है। क्या लगता है सर विपक्ष स्पॉन्सर्ड है पूरा मामला? 100% ये तो स्पॉन्सर्ड है, बिकॉज जो देखिए 2027 में इलेक्शन ड्यू है यूपी में, तो भाजपा की जो एक हिंदू सनातन धर्म से रिलेटेड जो वोट है, तो एक सेंधमारी का एक ये भी तरीका है कि जो हिंदू का वोट अगर कॉन्सोलिडेट कर रहा है, एकजुट हो रहा है, तो उसी के भगवा भेष में एक आदमी को खड़ा कर दिया जाए और उसको एक क्वेश्चन मार्क जो है योगी सरकार के ऊपर खड़ा किया जाए और उस पर जो है पूरा जो है उनको वोट को तोड़ा जाए, स्लाइड ऑफ किया जाए, रिलेटिवली। एक खास तरीके के वोट के तुष्टिकरण से फायदा नहीं मिल रहा था, तो अब
हिंदू को काटने वाला जो एक हाँ, स्टेप। ये एक स्ट्रेटेजी है कि लोग स्लाइड ऑफ किया जाए उनके जो लोग हैं। तो अभी देखिए 2-3 बातें हुई है, एक उधर भी हुआ है, दूसरा यूजीसी वाला भी इशू जो एक सामान्य इशू है उसको एक बहुत ज़्यादा जो है प्रज्वलित कर देखा जा रहा है कि ये जो है मतलब सवर्णों के खिलाफ है, ये है, ऐसा कुछ है नहीं। वो तो 2012 में भी जो था एंटी डिस्क्रिमिनेटरी गाइडलाइंस था यूनिवर्सिटी में, इस बार रोहित वेमुला ने जो है पिटीशन डाला, उसमें कई एविडेंस दिए कि पूरे भारत में जो है लगातार 2019 से 2020 में 178 केसेज का उन्होंने रोहित वेमुला ने यहाँ पिटीशन का वो रेफरेंस दिया शिकायत का। फिर 2023 से 2024 में जो है 374 केसेज आए जो डिस्क्रिमिनेशन का, कि अपर कास्ट के बच्चों ने जो है लोअर कास्ट और ओबीसी के बच्चों को मतलब कास्ट ओरिएंटेड गाली गलौज किया, अपमानित किया। तो सोचा देखिए ये यहाँ पर सरकार का या यूनिवर्सिटी का या यूजीसी का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि आपस में हिंदू में लड़ाना है लोगों का। बेसिकली एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहेगा कि आप लोग सब मिलकर रहिए। और इसमें एक क्लाउज जो मैं चाहता हूँ, बिकॉज मैं खुद हूँ ओबीसी कम्युनिटी से हूँ और मैं तेली समुदाय का हूँ जिस कास्ट के प्रधानमंत्री हैं, समझे। तो मैं ये खुद चाहता हूँ कि इसमें एक बैलेंस लाने के लिए अपर कास्ट के लोगों को भी इसमें रखा जाए, ठीक है, कमेटी में। दूसरा जो है इसमें दूसरी जो बात है कि इसमें एक क्लाउज और लाया जाए जिसमें अगर कोई आदमी झूठा केस करता है, समझे, तो वो झूठा केस अगर साबित हो जाता है तो उस पर उल्टा केस चलना चाहिए, तब दोनों पक्ष बैलेंस रहेगा। मतलब कुछ सुधार के साथ इसको लाया जाए। एकदम। देखिए ये कोई विंडिक्टिव नहीं है कि हाँ सरकार जो है कांग्रेस की तरह अगरों को पिछड़ों को लड़ाना चाहती है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये बात तो होता ही है कि जो मनोदशा एक है अग्रज का, मतलब फॉरवर्ड कास्ट के बच्चों का जो रहता है, बिकॉज मैंने खुद एक्सपीरियंस किया जब मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, डीयू में पढ़ता था और बिहार के कई इंस्टीट्यूट्स, तो लोग जो है जैसे अग्रज कास्ट के जो होते हैं, समझे, उनके दिमाग में ऐसे रहता है कि अब ये वो खासकर यूपी बिहार में ही होता है, साउथ में भी काफ़ी होता है। तो ये तो मनोदशा को बदलने की बात है कि सब भाई भाई हैं, सब आपस में एक है, सब मिलजुल कर रही है। हमारा जो रियल दुश्मन है उसको टारगेट कीजिए, वहाँ चोट करने की जरूरत। सर उसी रियल दुश्मन को डाइवर्ट, उससे दिमाग हटाने के लिए ये जातिवाद और ये सब एंगल लाना ही स्ट्रेटजी थी या फिर कुछ और इसमें ऐसा मुद्दा गर्म हुआ, कोई बात ऐसी एक खास वर्ण को बुरी लगी या क्या हुआ, क्या जो इसमें जातिवाद कहाँ से बीच में आ गया इन पूरे मुद्दों में? जैसा कि टेक्निकल आपने समझाया उसमें तो ऐसा कुछ नहीं महसूस हो रहा है। नहीं देखिए ये जो गाइडलाइंस जो आया है पहले से था। आप देखिए यूजीसी का गाइडलाइंस 2012 में जो है ऑलरेडी एंटी डिस्क्रिमिनेशन सोशल डिस्क्रिमिनेशन गाइडलाइंस यूजीसी सारे यूनिवर्सिटी में चल रहा था। ओके, तो अभी क्या हुआ कि जब रोहित वेमुला वाला जो केस आया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को डायरेक्शन दिया कि आप जो है इसको थोड़ा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखिए और ब्रॉडर वाइड कॉन्टेक्स्ट में देकर ओबीसी को भी इंक्लूसिव कीजिए। पहले केवल एसटी एससी था, बिकॉज ओबीसी के कई बच्चों का जो है ये है, तो वो उसको भी इंक्लूड किया गया और इसको ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में केवल पहले जो था लिमिटेड था स्टूडेंट तक, अब इसमें मैनेजमेंट को भी लिया गया, रिसर्चर्स, मैंने हर एक जितने भी कंपार्टमेंट्स हैं, 2 सेगमेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी यूजीसी के तहत आता है, सबों को इसमें लाया गया है। और इसमें तभी ठीक हो सकता है जब आप इक्विलिब्रियम, बिकॉज इसका नाम ही है इक्विटी कमेटी, मतलब इक्विटी माने सामान्यता के तरफ ले जाइए, किसी को किसी का डिस्क्रिमिनेशन का भाव नहीं सहना पड़े। सर एक फाइनल, इन दोनों मुद्दों पर एक फाइनल आपका कंक्लूजन चाहूँगा कि इस पूरे मैटर से फायदा भाजपा को हुआ या विपक्ष को? किस मैटर से? दोनों यूजीसी और शंकराचार्य को अगर हम देखें तो दोनों ही गर्म चल रहा है सर। देखिए अभी तो हमें तो लगता है यूजीसी वाला जो मैटर है वो खत्म हो जाएगा, मतलब जब प्रधानमंत्री के नॉलेज में सारी बात जाएगी
तो उसको एक कमेटी बनाकर फिर से इसको रिवाइज कर देंगे इस इशू को। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर नहीं हो तो हम लोग को लाया जाए सीनियर लॉयर्स को, हम लोग इसको एक जो है जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से और इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों पक्ष के कमेटी में रखते हुए और दोनों पक्ष में अगर गलत कोई झूठा एलिगेशन लगाता है तो उसको उल्टा सजा हो सकता है। ये तमाम बातों को ध्यान में पर्सपेक्टिव में रखते हुए कमेटी के क्लाउजेज में एडिशन हो सकता है। ये इस बात को हम लोग ला सकते हैं। जी सर, ये यूजीसी में एक चीज, इसका मेन उद्देश्य क्या है? अगर हम आम जनता को समझाना चाहें आसान भाषा में तो इसका मेन उद्देश्य क्या है सर? देखिए, आप इसको बढ़िया से समझा देता हूँ और हिंदी में मैं समझाता हूँ। ऐसे तो भारत सरकार का और यूजीसी का ज़्यादातर काम अंग्रेजी में ही होता है, तो मैं उसका एक हिंदी रूप ट्रांसलेशन करवाया हूँ। तो ये जो गजट भारत सरकार का आया है यूजीसी के मामले में, जिसमें इतना ज़्यादा जो ब्राह्मण या क्षत्रिय या अन्य जाति के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, इसमें उनको भी लिया गया है, समझे? जो उनके जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं या कहीं किसी ढंग से जो है अपंग है, विकलांग है या किसी और भी धर्म की बात है, केवल ये जाति ओबीसी एससी एसटी तक ये सीमित नहीं है। मैं आपको बताता हूँ पढ़कर कि क्या है इसका मेन जो है इस उद्देश्य का मर्म क्या है। इस जो देखिए इसमें है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों, दिव्यांगजनों अथवा इनमें से किसी भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के हितकारों के मध्य पूर्व समानता एवं समावेश को संवर्धन देना है। इसका सीधा बात समझिए कि इसमें कहीं कोई नहीं है। यहाँ जब ये बात लिख रहा है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों, तो आर्थिक रूप से कमज़ोर में क्या सब वर्ग नहीं आते हैं? बिल्कुल आते हैं। सबसे ज़्यादा गरीबी तो ब्राह्मणों में ही है ना जी। तो वो भी इसमें इंक्लूसिव है। अगर कोई मान लीजिए ब्राह्मण कोई गरीब है और कोई बैकवर्ड या कोई अन्य जाति का लोग उसको जो है गाली गलौज कर दिया है, ओए गरीबुआ इधर आ, ओए मतलब, या कोई मान लीजिए पहाड़ी है या कोई नॉर्थ ईस्ट का है। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल। पहले जब हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे और जेएनयू में थे तो वहाँ पर जो है जो नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां आती थी तो खासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या चिढ़ाया जाता, ओ चिंकी जा रही है, ओए चिंकी, कोई तो बहुत खराब बात है भाई। तो इससे उनके मान मर्यादा पर आपने जो है ये किया, इसलिए कि आप वो एक खास रेस है, मंगोलियन रेस है उनका, आर्यन मंगोलियन मिक्स रेस है। तो कोई मान लीजिए कि जैसे मेरे जैसा कोई सांवला काला आदमी है, अगर वो जा रहा है कोई गोरे बर्न लोगों के पास, करियट्ठा आ गया, देख ले करिया आ गया। या कोई मान लीजिए कि कोई महिला काली है, चाहे वो ब्राह्मण ही है या राजपूत ही, ब्राह्मण राजपूत में भी बहुत लोग काले होते हैं, या भूमिहार है तो काले होते हैं, कोई जरूरी नहीं कि सब गोरे ही होते हैं। तो उनको कोई गोरा आदमी कहता है कि ओए साला करियट्ठा इधर आओ, ए करियट्ठी इधर आओ, तो ये भी अपमान की बात है। इस तरह की तमाम इश्यूज को जो है इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जो भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं उसको कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ें, समझें, कहीं विरोध की बात ही नहीं है इसमें, किसी को खास टारगेट नहीं किया, कोई टारगेट ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि आर्थिक रूप से कमजोर लोग भी है, दिव्यांग लोग भी हैं, प्लस जो है नस्ल के नाम पर गाली गलौज है, काला गोरा या ये पहाड़ी का है तो वो है, तो सर जो इसको मीडियन है तो आर्यन है तो डिड है तो दैट है, या धर्म भी इसमें इंक्लूड है कि आप किसी को धर्म लेकर गाली नहीं दे सकते हैं कि तुम क्रिश्चियन है कि दिस है तो डैट है, तो तुम हिंदू है तो तुम कमजोर ये है तो वो है। हिंदू में तो कई पंथ होते हैं, एक दूसरे पंथ के लोग गाली देने लगते हैं, करते हैं ना। जैसे कांवड़ चढ़ाकर कोई जा रहा है तो किसी को पसंद नहीं है, कोई मूर्ति पूजक है, कोई नन मूर्ति पूजक है, तो वो जो है मूर्ति पूजक को गाली दे रहा है,
हाँ, कोई नन मूर्ति पूजक है उसको गाली। तो ये तमाम चीजों का जो एक कॉम्प्रिहेंसिव रूप लाया गया, बिकॉज 2012 में जो डिस्क्रिमिनेटरी एक लॉ ऑलरेडी गाइडलाइंस थी, लेकिन उसको जब सुप्रीम कोर्ट, और ये गाइडलाइंस कैसे आया, ये गाइडलाइंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर आया है, ये कोई सरकार ने खुद नहीं बना दिया है। बिकॉज 2012 में जो गाइडलाइंस चल रहा था वो यूनिवर्सिटी में पूर्ण रूपेण जो है काम नहीं कर रहा था। उसका जो रिपोर्ट कार्ड पढ़ा गया 2019 से 2020 तक का एक रिपोर्ट आया, तो उसमें जो दिखाया गया कि 2019 से 20 में 178 कंप्लेन यूजीसी के पास यूनिवर्सिटी के थ्रू आए थे जो डिस्क्रिमिनेटरी और भेदभाव का था। फिर उसके बाद 2023 से 2024 का एक रिकॉर्ड लाया गया, तो उसमें सीधा 178 से जो है जंप कर 397 चला गया, तो बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। यानी तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा एजुकेशन डिपार्टमेंट को, यूजीसी को, कि आप भाई इस पर ऐसा कि पूरे जो है देश में एक दूसरे का, बच्चों का आपस में भेद विवाद नहीं हो यूनिवर्सिटी में। और ये खास कर है हायर एजुकेशन के लिए, जो हायर एजुकेशन में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए, कोई स्कूल में या जो बीए के लिए लोग हैं, कोई नादान बच्चे नहीं, उनके लिए नहीं है। बिकॉज कई लोग देखते हैं, मुझे फ़ोन पर बता रहे थे, ये तो नादान बच्चे लोग आपस में गाली गलौज कर लेते हैं, कोई कंप्लेन कर दिया तो उनका जो है सिस्टम खराब हो जाएगा, करियर। अरे भाई ये बच्चों के लिए नहीं है, इसमें लिखा हुआ है HIC हायर एजुकेशन, HEC लिखा हुआ है, हायर एजुकेशन कमिटी है ये, जो MPhil करते हैं, PhD करते हैं, MA करते हैं, तो उतना उनको कहावत है कि आप जो हायर एजुकेशन पहुंच गए, आप MA कर रहे हो, MPhil कर रहे हो, PhD कर रहे हो, फिर भी अपने दिमाग में जो है ये डिस्क्रिमिनेटरी फोर्सेज रखे हो, डिस्क्रिमिनेटरी गाइडलाइंस मनोदशा बनाकर रखे हो, चाहे कोई हो, समझे, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का, वो सब खत्म कीजिए और देश को आपस में मजबूत बनाकर रखकर आगे चलिए। यही है सर। अपना परिचय दीजिए। मैं संचित पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सर, ये शंकराचार्य विवाद के बारे में पता ही होगा आपको, जो भी चल रहा है, इस पर आपका क्या मानना है? ये असली मुद्दा इतना बड़ा था या इसको बनाया गया है, या इसके पीछे है क्या आखिर? देखिए, वैसे तो मैं शंकराचार्य, क्योंकि एक ये आध्यात्म से जुड़ा मामला है, ये पूरा और जो प्रयागराज संगम में इस समय जो भी श्रद्धालु आए हैं, वहाँ पे कुंभ चल रहा है, वहाँ पे गंगा स्नान के लिए आए हैं। शंकराचार्य को चाहिए कि वो अगर देखिए किसी विशेष जाति समुदाय से शंकराचार्य बिलोंग नहीं करते हैं, उन्हें ये जो उपाधि दी जाती है कोई छोटी मोटी उपाधि नहीं है, ये बहुत बड़ी उपाधि है। और इसे आदि गुरु शंकराचार्य और वो जो भी होते हैं ज्योतिष, बड़े बड़े ज्योतिष होते हैं, वो सब मिल करके इसका फैसला करते हैं कि कौन शंकराचार्य बनेगा, उसको ये उपाधि देते हैं। उसको उपाधि देते हैं। अगर आप जा रहे थे तो अगर आप शांति व्यवस्था से जाते, जो भी आप वहाँ पे, आपको जैसे कहा गया कि आप वहाँ पे काफिले के थ्रू नहीं जा सकते हैं, काफिला लेके नहीं जा सकते हैं, तो आप साधारण तरीके से, क्योंकि आप साधु संत हैं, तो इतना आडंबर, इतना दिखावा करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं थी। आप साधारण तौर पे जाते, अपना स्नान करते, वहाँ कुंभ में रहते, अपने टेंट में रहते, कोई आपको दिक्कत नहीं थी। और दूसरी बात है कि साधु संत को इस ढंग से रोकना या कहना या कहीं पे भी लांछन लगाना, वो मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ। तो इसमें सर क्या दिखता है आपको कि ये कोई इन फ्यूचर अपने आप को नेता देख रहे हैं, या कोई पॉलिटिकल एजेंडा है क्या इसके पीछे? देखिए, पॉलिटिकल एजेंडा है या नहीं है ये तो मैं नहीं बता सकता, ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर अगर ये नेता देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप आध्यात्म की ओर कदम बढ़ाए हैं तो आप आध्यात्म की ओर रहें, क्योंकि नेता जो है, देखिए पॉलिटिक्स क्या है क्या नहीं है आज के टाइम में, कलयुग में, आज के मौजूदा समय में पॉलिटिक्स क्या चीज़ होती है वो आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, ठीक है। और तो आध्यात्म क्या है क्या नहीं है वो पॉलिटिक्स के बहुत परे है। आध्यात्म चिंतन की ओर ले जाता है। हमारे पहले, इससे पहले क्या हुआ था, अब इससे आगे क्या होगा, अब क्या है, उन सब को मिला करके जो हमारे आपके अंदर की जो चिंताएं हैं उसको मिला करके हुआ है। लेकिन पॉलिटिक्स इन सबसे बहुत ही परे है। वहाँ क्या होता क्या नहीं होता, गलत सही, वो सारी चीज़ें। तो
मैं नहीं समझता उन्हें पॉलिटिक्स में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, यह उनका पर्सनल राय होगा, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, ये अध्यात्म और पॉलिटिक्स से बहुत परे है। और मैं ये कल्पना नहीं कर सकता कि आज जो अध्यात्म को की ओर चल पड़ा है वो सन्यासी दौर से गुजर रहा है, या वो सब कुछ छोड़ करके सन्यास की ओर आगे निकल चुका है, अपना घर परिवार सब कुछ त्याग करके वो वापस जो है इन सब चीज़ों में लिप्त हो जाए, तो फिर अंतर क्या रहेगा एक सन्यासी और नहीं, इस तरीके से तो हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ भी संन्यास लेने के बाद पॉलिटिक्स में उतरे, उन्होंने कहा जरूरत थी। खैर वो अलग विषय होता है सर। एक मेन चीज़ यहाँ पर ये आती है कि इसको बातचीत करके भी हल किया जा सकता था, लेकिन इसको पॉलिटिकली गर्म करना अगर अभिमुक्तेश्वरानंद और सीएम योगी दोनों का उद्देश्य नहीं था, तो क्या विपक्ष ने बीच में कूद के इसको गर्म किया? अब देखिए, विपक्ष ने कूद के गर्म किया या नहीं किया ये भी मैं आपको क्लियरली नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उतना ज़्यादा तथ्यों पे मैं अभी तक गया नहीं। और दूसरी बात रही है महाराज जी को क्योंकि ज़रूरत था। महाराज जी एक बार नहीं कई बार सांसद रह चुके गोरखपुर से, इसलिए वो उन्हें मुख्यमंत्री चेहरा बनाया गया, वो आज से नहीं पहले से ही। जहाँ तक हम अभिमुक्तेश्वरानंद की बात करें, ये अभी न तो वर्तमान समय में न तो सांसद है, न पहले सांसद थे, एक बार भी ये सांसद नहीं हुए, तो इनके उनके में बहुत फर्क है। ठीक है, वो जनता के चुने हुए आए हैं, ये अपने आप को सिर्फ एक पद पे होने की वजह से चाह रहे हैं। आप पद पे हैं, लेकिन आप न कि आप किसी पॉलिटिकल चेहरा है, न तो आप किसी पॉलिटिकली पद पे आप हैं। ठीक है, वो एक दूसरा हो जाता है कि आप शंकराचार्य हैं या जो भी हो, आप आध्यात्म की ओर बढ़ चुके हैं, आप चोला पहने हुए, आप भगवान के उपासक हैं, जो है मैं ये कह सकता हूँ। लेकिन आपका पॉलिटिकली जो है कहीं से भी आप किसी पद पे नहीं रहे, आप कुछ भी अभी तक ऐसा नहीं रहा। जबकि हम मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को देखा जाए तो कई बार से सांसद रह चुके, कई बार से रह चुके, तो इसलिए वो मुख्यमंत्री पद पे हैं, तो उनका एक पॉलिटिकली करियर जो है काफी पीछे है। मतलब सिलेक्टेड और इलेक्टेड का फर्क है। बिल्कुल, बिल्कुल। सीएम योगी आदित्यनाथ इलेक्ट होके आए हैं और वो अपने आप को सिलेक्ट करवाना चाह रहे हैं। एक आखिरी सवाल करूंगा सर, यहाँ मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसके बावजूद अपने आप को जगह जगह हर मंच से हर उस पे शंकराचार्य कहलवा देना, ये कोर्ट की अवमानना नहीं है क्या? देखिए, मैं वैसे बता दूं, अगर मामला अगर कोर्ट में विचाराधीन है तो बिल्कुल भी जब तक फैसला नहीं आ जाता है तब तक मैं उचित नहीं समझता हूं कि अपने आप को इस ढंग से प्रदर्शित करना। एक आम आदमी को अगर आप देखिए, आज के दौर में अगर कोई फर्जी डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ भी ऐसे पद देता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ये एक फ्रॉड कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे कई मामले हैं ऐसे। मैं इसके बारे में, उनके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, अगर कोर्ट में अगर विचाराधीन है तो आप उस चीज़ से अभी आप दूर ही रहिए तो ज़्यादा बेहतर। उससे बचें अपने आप को, ज़्यादा बेहतर। जी, धन्यवाद सर आपका। तो आपने देखा शंकराचार्य मामले पर सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ वरिष्ठ वकील थे, इन्होंने अपनी राय दी। आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें, बताएं आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर। धन्यवाद।